दिस इज बिलाल बबरी वाली सरकार। और भाई ये है हमारा 5वां एपिसोड और हमेशा की तरह मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम 5वें एपिसोड तक पहुंचेंगे। और मजेदार बात ये है कि ये जो चैनल है काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। मैंने मेरे ख्याल से कल हमने 5000 फॉलोअर्स कंप्लीट किए हैं और मेरे हिसाब से जिस तरह ग्रोथ रही है 4 एपिसोड्स टोटल पोस्ट हुए हैं और 5000 फॉलोअर्स हमारे हो गए हैं। और आप लोगों की जो एक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो उसकी वजह से हम लोग भी मोटिवेट हुए हुए हैं। इस टाइम सुबह के, घड़ी मेरी बंद है, इस टाइम सुबह का आपको टाइम पता लग ही रहा होगा, तकरीबन 9:27 हुए हैं। और हम लोग सुबह सवेरे आए हुए हैं ताकि ये जो एपिसोड है रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि संडे को ऑफ होता है तो आप संडे नाइट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आज हम सुबह रिकॉर्ड कर रहे हैं। असद हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है और आज मसला आ रहा था लाइटिंग का। असद एक साइड से बहुत ज़्यादा ब्राइट था, दूसरी साइड से असद का रंग थोड़ा पका पका सा आ रहा था, तो असद कह रहा था ब्राइट करे इसे, लेकिन नहीं हो सका। खबरें आज बड़ी मज़ेदार हैं क्योंकि संडे की न्यूज़, सैटरडे वाली न्यूज़, सारी जो न्यूज़ है वो इकट्ठी हुई हुई हैं, तो हमारे पास खबरें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। पहली न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है चाइना की डिजिटल सिल्क रोड के रिलेटेड, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर बेसिकली एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही है। और ये जो केबल है ये केबल पूरे पाकिस्तान के अक्रॉस घूमेगी और उसके साथ साथ ये जो केबल है ये पाकिस्तान को डायरेक्टली यूरोप वगैरह से लिंक कर देगी। और ये कराची और गवादर वाले सिटीज़ के अंदर बनाई जा रही है और रावलपिंडी से लेकर आ रही है। तो ये जो केबल है इसकी वजह से पाकिस्तान डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। पाकिस्तान पहले इंडिया के थ्रू जाने वाली जो केबल है उसके थ्रू इस यूरोपियन केबल से जाकर मिलता है। इंटरनेट एक जाल की तरह है, तो उसका सिनेरियो है। सब आप क्या कहेंगे? तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि कुछ ना कुछ करते हुए भी स्पीड में कुछ फर्क आ जाएगा। अपने फायदे का सोचना कभी फायदा तो चाइनीज का ना सोचना जो आपके लिए केबल उठा रहे हैं। चाइनीज किन का फायदा सोच रहे हैं? चाइनीज अपना फायदा सोच रहे हैं। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। क्या खा रहे हैं आजकल? नॉर्मली फूड। अच्छा ठीक है, हमने तो सयानी बातें करने लग गया, पहले तो बोलता नहीं था। आपके प्रेशर से पहले असद जो पहले 2 एपिसोड में तो मुझे असद की वो वाली फीलिंग आ रही थी, वो जब कुछ बच्चे होते हैं ना वो लेट बोलना स्टार्ट करते हैं, तो मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी कि असद का तो वो वाला मसला चल रहा है, ये नहीं बोलेगा। लेकिन असद ने बोलना शुरू किया है और असद बोलता है भाई अपना सा फील हो रहा है। अच्छा खबरों की बात कर ले भाई। ये जो केबल है ये बिछाई जा रही है हवावे की तरफ से। तो चाइनाज हवावे टेक्नोलॉजी ये केबल बिछा रहे हैं। और मुझे कल परसों एक बंदा पूछ रहा था कि यार क्या सिनेरियो है। असद का फ़ोन बोल रहा है, ये नॉर्मल ऑफिस टाइम वाला अलार्म है। आज हम ज़रा जल्दी आए हैं तो असद का नॉर्मल ऑफिस का जो भी टाइम है उसका पहला अलार्म अभी बजा है। खैर कल ही मुझसे कोई पूछ रहा था कि यार हवावे का क्या बनेगा। तो यार हवावे मोबाइल फ़ोन बिजनेस जो है वो तो काफ़ी सफ़र कर रहा है, लेकिन आई बिलीव के अभी भी उनका जो नेटवर्क बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और स्पेशली ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ चाइना की अच्छे रिलेशनशिप्स है वहाँ तो हवावे बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये केबल भी वही बिछा रहे हैं। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि ऐसा नहीं है कि ये केबल कुछ नया करेगी। जो इंटरनेट है वो एक जाल की तरह है, तो ये केबल हमें कुछ नया नहीं दे रही होगी, स्पीड को बेहतर कर रही होगी। क्योंकि अभी हम इंडिया के थ्रू जाते हैं तो जितने ज़्यादा राउटिंग्स होती हैं उतना ज़्यादा, जिस तरह असल रोड में भी होता है कि एक आपको घूम के रोड बना रही है, एक बाईपास बन जाता है तो आप सीधा आ जाते हैं, तो ये भी बेसिकली वही है कि ये बाईपास बना रहे हैं और ये डायरेक्टली जाकर पाकिस्तान से होती हुई जो फाइबर ऑप्टिक है वो जाएगी, जिसकी वजह से जो इंटरनेट की स्पीड्स हैं, जो रिलायबिलिटी है वो बेहतर हो जाएगी। और एक और राउट भी मिल जाएगा ना, मतलब खुदा न खास्ता अगर एक केबल ख़राब भी हो जाती है तो पाकिस्तान का जो इंटरनेट, याद है आपको कुछ टाइम पहले एक सबमरीन केबल बैठी थी तो डैमेज हुई थी, काफ़ी मसला हुआ था पाकिस्तान को, तो वो चीज़ें भी ज़रा कम होगी, रिलायबिलिटी जो है वो ऊपर चली जाएगी। ओके भाई, जो अगली खबर आ रही है ना, ये अगर आप मेरी एज में हैं, मतलब आप 20s में हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप इससे नीचे हैं तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और अगर आप 30s के अंदर 90s वाले करते हैं रिलेटेड हाँ, से, तो ये जो खबर है ये आ रही है GTA 6 के रिलेटेड। मल्टीपल सोर्सेज ये कह रहे हैं कि GTA 6 जो है वो इस साल ऑफिशियली अनाउंस हो सकती है। वेल बेसिकली अगर आप रॉकस्टार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो GTA 6 जो है उसको इस साल अनाउंस होना चाहिए और उसको 1 या 2 साल के अंदर अपनी जो पहली बिल्ड है वो देनी चाहिए। और GTA 6 के रिलेटेड कुछ लीक्स और रूमर्स हमारे सामने मौजूद है जो कि मैं आपसे शेयर भी करने वाला हूँ। इनमें पहली चीज़ तो ये है कि इन द स्टार्ट जो GTA 6 है वो मोस्ट प्रॉब्ली कंसोल्स के ऊपर आएगी, जिसके अंदर प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स होंगे। क्योंकि हमने GTA 5 के केस में भी यही देखा था कि PC वर्जन जो होता है वो लेट आता है लेकिन उसके ग्राफिक्स थोड़े बेहतर होते हैं। दूसरा जो एक और चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है वो ये है कि GTA 6 के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वाइस सिटी के अंदर आए।
याद है वाइस सिटी? वाइस सिटी याद है। वाइस सिटी के वो मुझे याद है थग्स टूल्स हुआ करता था, नटर टूल हुआ करता, टूल, प्रोफेशनल टूल्स। हाँ लीव मी अलोन भी होता था, या पुलिस से बचने के लिए। पुलिस से बचने के लिए। तो बेसिकली जो वाइस सिटी का प्रेमिस है उसके अंदर GTA 6 सपोजिटली आएगी। जिस तरह GTA सैन एंड्रियास के बाद GTA 5 बनी है ना, कि वही शहर वही है लेकिन स्टोरी उनने आगे मूव कर दी है। तो अब GTA वाइस सिटी जो थी वो 1990 की बनाई गई थी, कि 1990 में सेट थी। तो होपफुली ये जो है ये मॉडर्न एरा में सेट होगी, लेकिन जो शहर होगा वो वही होगा। और हो सकता है कि जो हमारा मेन बंदा था GTA वाइस सिटी में, उसकी स्टोरी एंड पे कहीं पे मैच कर जाए कि भी वही होगा, सब वही होगा। नहीं हो सकता है कि मतलब GTA में होता हमेशा ये है कि कैरेक्टर वो बदल देते हैं, लेकिन जो पुराना कैरेक्टर होता है वो उस पॉइंट पे बूढ़ा हो चुका होता है और वो स्टोरी में कहीं पे आ रहा होता है। मतलब आपको पता लग जाता है कि उसके जब आपने गेम एंड की थी GTA वाइस सिटी, तो उसके बाद जो उस बंदे ने जिंदगी गुजारी वो किधर गुजारी और उसका क्या सिनेरियो था ना, तो उसकी स्टोरी आ रही होती है। उस टाइम पे भी आई थिंक टॉमी था ना? हाँ टोनी था कि टॉमी था। हाँ तो वो जो है वो भाई बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है एंड आई एम होपिंग कि ये जल्दी आ जाए। और अब मैं उस पोजीशन पे हूँ कि अगर ये प्ले स्टेशन पे आती है तो प्ले स्टेशन कंसोल हम खरीद सकते हैं। एक पॉइंट पे तो ये बड़ा मसला होता था, लेकिन एटलीस्ट अब जो है वो मसला नहीं है और अभी भी भाई मैं फुल एक्साइटेड हूँ। अगली न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है मोटरोला के रिलेटेड, जहाँ पर मोटरोला की कुछ नई डिवाइसेस जो हैं वो लीक आउट हुई हैं, जिनके अंदर मोटरोला G10, मोटरोला G30 और मोटरोला E7 पावर है। अब मोटरोला एक ऐसा फ़ोन है जो कि यूरोपियन मार्केट्स में तो फिर भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तानी मार्केट में इनके हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि इनके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इनकी प्राइसिंग है। इनकी प्राइसिंग इतनी बुरी होती है कि आप एक अच्छी डिवाइस को भी रिकमेंड नहीं कर सकते ना। मतलब एक फ़ोन जिसकी प्राइस 25,000 होनी चाहिए थी, अगर उस फ़ोन को आप 35,000 का सेल करोगे तो कोई भी बंदा नहीं खरीदेगा। तो आई पर्सनली बिलीव कि ये फ़ोन्स तो ठीक लग रहे हैं, तीनों फ़ोन्स जो हैं वो अच्छे मिड रेंजर फ़ोन्स हैं और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मोटरोला, नोकिया, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं, अभी रिसेंटली हमने की है ना मोटरोला की एक वीडियो की है, मोटरोला की हमने वीडियो की है। मेरे पास इस टाइम चाबी मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता हूँ। मोटरोला रेजर की हमने वैसे भी बता दिया है, ये एपिसोड पहले लगना है, हमारी रेजर की अनबॉक्सिंग बाद में लगनी है। तो जो VWX एक्स्ट्रा वाले हैं उनको पहले खबरें जा रही है। वैसे अपने एपिसोड में पहले भी दिखाया था मोटरोला का जो फोल्डेबल फोन है, उसकी अनबॉक्सिंग होपफुली आज मेन चैनल पे लगेगी। तो मोटरोला ये नहीं है कि इनोवेट नहीं कर रही, ये नहीं है कि उनके फोन्स अच्छे नहीं आ रहे, या नोकिया का भी ऐसा ही सीन है, बस प्राइसिंग इतनी बुरी होती है पाकिस्तान में कि वो सेंस नहीं बनाते। और आई डोंट थिंक सो कि ये फोन्स भी सेंस बनाएंगे, लेकिन आ रहे हैं एंड आई होप कि मोटरोला इस बार को अच्छी प्राइसिंग दे जाए। तीसरी खबर जो चौथी खबर जो हमारे सामने आ रही है वो आ रही है ओप्पो की तरफ से, जहां पर ओप्पो ने एक और नया वियर्ड किस्म का पेटेंट कर लिया है। अगर आप इनोवेशन की बात करते हैं ना, तो ऑनेस्टली ओप्पो इनोवेशन में काफ़ी आगे है। ओप्पो वो पहला ब्रांड था जिसने हमें फाइंड एक्स जैसी डिवाइस दी, जो कि टोटल उसका पूरा जो कैमरा था वो मोटराइज था। उसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स में भी ओप्पो काफ़ी आगे था। जूम लेंस जो पहला आया वो भी ओप्पो की तरफ से आया, जिसके अंदर जो आपको ऑप्टिकल जूम 5x टाइप देखने को मिली। उसके बाद हुआवे ने भी लॉन्च किया। तो ओप्पो जहाँ तक बात है पेटेंट फाइलिंग्स की या इनोवेशन की, तो इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत ज़्यादा गेम उठा के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में उनकी जो बिल्कुल टॉप एंड डिवाइसेज हैं वो नहीं आती थी, अब तो फाइंड एक्स 2 आया था तो मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता। खैर जो पेटेंट आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पेटेंट है। यहाँ पर एक पॉपअप कैमरा जो है उसको रखा गया है, और पॉपअप कैमरा हमने पहले भी देखे हैं तो मसला नहीं है, मतलब वो ऊपर निकल आते हैं। शार्क फिन में था इसमें, आई थिंक एक शार्क फिन रेनो में था। लेकिन मतलब बेसिकली पॉपअप कैमरा डिजाइन ही है। गेम ये है कि इनने इसमें प्रिज्म का यूज किया है, तो आपका जो कैमरा ऊपर राइज होगा वो असल में आपका कैमरा नहीं उठ रहा होगा, वो मिरर उठ रहे होंगे। और एक मिरर इस तरफ पॉइंटिंग होगा, एक मिरर इस तरफ पॉइंटिंग होगा, और एक कैमरा नीचे इस तरह लगा होगा। तो इधर से आने वाली लाइट भी फोल्ड होकर इधर चली जाएगी और बैक से। तो काम उसका ये होगा कि आपका पॉपअप रिमूव होगा, उसमें एक कैमरा लगा होगा फोन में टोटल। वो फ्रंट की रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, वो बैक की रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। तो दो शीशे लगे होंगे ना आमने सामने, तो एक इधर से लाइट चली जाएगी, एक इधर से लाइट चली जाएगी, और आप एक सेंसर को यूज करते हुए दोनों साइड। तो इससे ये मसले भी खत्म हो जाएंगे कि बैक पे 48 मेगापिक्सल है, फ्रंट पे वो कम आता है। हाँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये इतना प्रैक्टिकल है, क्योंकि इस पॉइंट पर जहाँ पर फोन्स के अंदर 5-5, 4-4 कैमरा लगाए जा रहे हैं, अगर आप ये कर भी लेते हो तो आप 5 कैमरा तो नहीं लगा सकते ना। तो आप एक सेंसर वो सारे काम कर सकता है यार, एक सेंसर वो सारे काम नहीं कर सकता ना। आपको अगर अल्ट्रा वाइड चाहिए, वो फ्यूचर में तो शायद हो के वो लेंस को आगे पीछे मूव करके कुछ कर लें, लेकिन अभी थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके अलावा इसका जो फायदा मुझे नजर आ रहा है, एक तो वो ये नजर आ रहा है कि अगर आप एक ऐसी डिवाइस चाहते हैं जो कि दिखने में जरा मिनिमलिस्ट हो ना, कैमरे उसके हर टाइम सामने ना हो, तो भी अच्छा है।
दूसरा जो बजट रेंज का सेगमेंट है उसमें ये बहुत फायदेमंद दे सकता है कि आपको एक सेंसर लगाना पड़ रहा है, लेट से आपने 13 मेगापिक्सल के 2 कैमरे लगाने थे तो आप उसकी जगह 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा लगा लेंगे, तो कंपनी के पैसे बच जाएंगे। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब आपका पॉपअप अंदर है, मतलब बॉडी के अंदर है, तो उस पॉइंट पे आपकी प्राइवेसी बड़ी रिस्पेक्ट हो रही है ना। मतलब आपको अभी हर बंदे के दिमाग में होता है यार फेसबुक जो है वो कैमरा तो नहीं चला के बैठी हुई, तो इसमें तो पॉपअप कैमरा है ना, फ्रंट का भी और बैक का इस भी। तरफ से देखा तो जाए जब वो अंदर है, बंद है, तो उस टाइम पे तो आपका कैमरा काम नहीं कर सकता ना, उसको नजर ही कुछ नहीं आ रहा। जब वो बाहर आएगा तो वो कुछ काम करेगा। तो प्राइवेसी वाली साइड से भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कंपनीज ये करती रहती है, पेटेंट फाइल कर देती हैं, कहती हैं बाद में सोचेंगे इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि हो सकता है ओप्पो को इसका आइडिया ना आए, लेट से हवावे को आइडिया आता है, हवावे इस पे काम करता है, ओप्पो के पास जाएगी भाई मेरे पैसे, ये मेरे पेटेंट के पैसे, पेटेंट मैंने तो वो ये चलता रहता है कंपनीज के दरमियान में ना, और मुझे आइडिया अच्छा लगा। अगली न्यूज जो आ रही है वो भाई आ रही है ब्लैक शार्क के रिलेटेड। जिनको नहीं पता, Xiaomi की एक कंपनी है ब्लैक शार्क के नाम से जो कि गेमिंग फोन्स बनाती है। ब्लैक शार्क का एक नया फोन लीक आउट हुआ है जिसके अंदर 12 GB रैम बताई जा रही है। अब ये जो 12 GB वाला फोन है सपोजिडली एक गेमिंग डिवाइस होने वाली है, क्योंकि ब्लैक शार्क की तरफ से है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट लिस्टिंग के अंदर जो आया है वो 865 है। और उसकी वजह से कुछ लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये आने वाले वर्जन में स्नैपड्रैगन 888 हो। स्टार्टिंग के लिए उन्होंने 865 शो किया है लिस्टिंग में। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ब्लैक शार्क अब मिड रेंज गेमिंग सेगमेंट में आ रहा हो। अब ब्लैक शार्क जैसी गेमिंग कंपनी जब मिड रेंज सेगमेंट में भी आएगी तब भी उनको फ्लैगशिप प्रोसेसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनका वो सारा है ना कि हम गेमिंग वाले हैं, तो इवन उनका मिड रेंज फोन बहुत पावरफुल होने वाला है। या फिर हो सकता है कि ये ब्लैक शार्क का जो वेनिला वर्जन है, जो ब्लैक शार्क 4 है सादे वाला, एक तो प्रो वेरिएंट आता है ना, उसमें तो बिल्कुल टॉप एंड होंगी 16 GB रैम और हाई रिफ्रेश रेट और वो सारा कुछ, क्योंकि इसमें डिस्प्ले भी 1080p है, तो ये वो टॉप एंड फोन तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर आपको जो स्पेक्स हैं वो एक मिड रेंज या एक वेनिला वर्जन के ज़रूर मिल रहे हैं। और एक्साइटिंग है क्योंकि अगर मेन वर्जन आ रहा है तो इसका मतलब है प्रो वर्जन भी साथ आ रहा होगा, और वो बड़ा क्रेजी होने वाला है। अगली खबर भी कुदरती तौर पे आज हवावे की तरफ से, आज हवावे की बड़ी खबरें आ रही हैं। हवावे की न्यूज़ ये है भाई कि हवावे वॉच GT3 के जो लीक्स और रूमर्स हैं वो सामने आने लग गए हैं। GT2 की अनबॉक्सिंग मैंने अपने मेन चैनल पे की हुई है, और GT2 मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की वॉच लगी थी। उसकी रीज़न ये है कि हवावे GT सीरीज़ जो है ना, इसमें बैटरी लाइफ बहुत कमाल होती है, यहाँ पर डिस्प्ले बहुत कमाल होता है। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एप्पल वॉच से या सैमसंग की वॉचेस से, तो इसमें फीचर कम है, क्योंकि एप्पल वॉच एक फुल फ्लेज कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसके अंदर एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसमें एप्स डाउनलोड कर सकते हो। तो इन वॉचेस के अंदर आप कुछ नया डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ये एसेंशियली एक फिटनेस ट्रैकर होते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि क्योंकि इनके लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड नहीं होती, तो वो ज़्यादातर एरिया जो है वो बैटरी से भर देते हैं, और उसके बाद जो इनकी बैटरी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल वॉच की बात करते हो तो एप्पल वॉच का जो बैटरी टाइम है वो अराउंड 1 दिन के करीब है, आपको रोज़ चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप GT सीरीज़ की बात करते हैं, इवन मैं ये जो GTR पहन के बैठा हुआ हूँ, इसको मैं अगर फुल यूज़ करूँ ना और इसका डिस्प्ले भी ऑलवेज ऑन पे रखूँ, तो ये मुझे हफ्ता निकाल देती है। तो वो जो चीज़ है ना वो इन वॉचेस को काफ़ी पॉपुलर बना रही है। और GT3 के रिलेटेड आ रहा है कि GT3 के अंदर हवावे GT2 Pro का जो ECG का फीचर है वो अब ग्लोबल लेवल पे आ जाएगा। तो एप्पल वॉच ने ECG काफ़ी टाइम पहले प्रोवाइड कर दी थी, हवावे ने भी कुछ वॉचेस के अंदर प्रोवाइड किया है, Xiaomi की भी आई थिंक एक वॉच है ECG, वो जो आपका दिल का सारा सिनेरियो होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी वॉचेस हैं वो एक एक मार्केट के अंदर अभी तक आई हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप हवावे की बात करते हैं वो सिर्फ चाइना में लिमिटेड था, अगर आप एप्पल वॉच की बात करते हैं तो वो US और इस तरह की जो बड़ी कंट्रीज हैं सिर्फ उनमें है, बाकी कंट्रीज को वो टारगेट नहीं करते। ये जो वॉच है इसमें सपोजिडली आपको जो GT3 है इसके साथ ECG देखने को मिलेगा, और वो पूरी दुनिया में ग्लोबली लॉन्च होगा, जिसकी वजह से शायद ये पहली घड़ी बन जाए जो कि ग्लोबली लेकर आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर आपको म्यूजिक की जो सर्विसेज हैं उनकी भी सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगी। तो अगर आप YouTube म्यूजिक या Spotify वगैरह यूज़ करते हैं उसकी सपोर्ट भी आ रही है। ये ऑलरेडी ये बिल्ट इन होंगी इसमें, ये सारी एप्लीकेशन यार सपोर्ट दे देंगे। अगर आपका अकाउंट मोबाइल फ़ोन में आपके है तो उसके साथ आप चला सकते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, GT2 में आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, आप कॉल्स वगैरह भी सुन सकते हो, मतलब स्पीकर लगा हुआ है उसके अंदर ऑलरेडी जो पुराना वर्जन GT2 में है। तो वो चीज़ें तो आएंगी। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वॉच के साथ हवावे अपनी वॉचेस में पहली बार हार्मनी OS को यूज़ करेगी।
विच मीन्स के यहाँ पर प्रॉपर हार्मनी ओएस का यूज होगा। इससे पहले भी हवावे हार्मनी ओएस यूज कर चुकी है घड़ी के अंदर, लेकिन ये वो प्रॉपर हार्मनी ओएस होगी क्योंकि एक तरफ हवावे का P50 आ रहा होगा, तो हवावे की जो हार्मनी ओएस है उसका कमाल ही है कि वो मल्टीपल डिवाइसेस पे चल सकती है। चीज़ें चेंज हो रही हैं और हो सकता है कि चीज़ें हवावे के फ़ायदे में चली जाएँ, हो सकता है नुकसान में चली जाएँ। हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, देखेंगे भाई किधर जाती हैं। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है, और ये न्यूज़ आ रही है TSMC की तरफ से। जिनको नहीं पता, TSMC दुनिया की लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। बेसिकली अगर कोई भी कंपनी प्रोसेसर बनाती है ना, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का सारा सिनेरियो है वो TSMC करती है। मतलब मैं एक कंपनी हूँ जो प्रोसेसर बना रही है, मैं क्वालकॉम की बात कर लेता हूँ, स्नैपड्रैगन की, मैं मीडियाटेक की बात कर लूँ, मैं AMD की बात कर लूँ, या मैं एनवीडिया की बात कर लूँ, ये सारी कंपनीज TSMC के पास जाती हैं और कहती हैं भाई हमें अपनी फैक्ट्रियाँ इस्तेमाल करने दो और हमें हमारा प्रोसेसर जो है वो बनाने दो। अब सीन ये है कि TSMC के पास 5 नैनोमीटर की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो बनाने की कैपेबिलिटी है, और यही वजह है कि जितनी भी लेटेस्ट चिपसेट्स हैं वो TSMC खुद बना रही है। और एप्पल ने TSMC के 5 नैनोमीटर चिप्स के 53% जो प्रोडक्शन है वो अपने आईफोन्स के लिए रख ली है। और एप्पल के बाद दूसरे नंबर पे क्वालकॉम के पास है। दूसरे नंबर पे क्वालकॉम के पास है। सैमसंग क्योंकि खुद भी बनाता है तो सैमसंग को उतना मसला है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से जो ओवरऑल मोबाइल मार्केट है, क्योंकि एप्पल ज़्यादा 5 नैनोमीटर चिप्स उठा रहा है, तो पूरी दुनिया में 2021 में कहा यह जा रहा है कि आप ग्राफिक कार्ड्स की बात कर लो, आप मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर की बात कर लो, इन सब चीज़ों की शॉर्टेज होने वाली है, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी, जिसकी वजह से आपके ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी। और उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि सप्लाई कम है, क्योंकि वायरस भी आया था तो उसने भी सप्लाई ख़राब की थी, और दूसरी साइड पर जो डिमांड है वो बढ़ गई है। मतलब वायरस आने से सप्लाई कम हुई है और डिमांड और ज़्यादा ऊपर चली गई है, तो उसकी वजह से अब मसला ये आ रहा है कि 2021 में हर एक कंपनी ये सोच रही है कि हमारे पास फ़ोन्स बनाने की जगह नहीं है, हमारे पास फ़ोन बनाने का सामान नहीं है और लोग ख़रीदना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इससे मोबाइल फ़ोन की प्राइसिंग इस साल ना सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट में बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी ऊपर जानी है। तो अभी से भाई मोबाइल बदलना तो बदल लो, बाद में मसला होना है। फ़ायदा कुछ नहीं होना, वैसे हम हमेशा ही ऊपर जाती हैं, लेकिन बदल लो। अगली न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है भाई गाड़ियों की दुनिया से, जहां पर फोर्ड जो कि अमेरिका का एक बहुत लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर है, उसने डिसाइड किया है कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल करेंगे। और जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ रही हैं, मुझे लगता है कि कुछ टाइम तक भाई गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जानी हैं टाइम से। अभी पिछले दिनों हमने किया की बात की थी, कि पिछले हमने किया कि बिल्कुल एप्पल की बात आई थी। हाँ, एप्पल की बात आई थी कि किया के साथ एप्पल भी अपनी एक गाड़ी डेवलप कर रहा है। और मैं ये बात फिर लिख के दे सकता हूँ कि जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाएंगी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सिर्फ स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं होगी, इलेक्ट्रिक कार्स में ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, किस तरह की सॉफ्टवेयर है। और ये जितनी आपको टेक्नोलॉजी की कंपनी नजर आ रही है ना, ये सब इलेक्ट्रिक कार्स में ना सिर्फ जंप करेंगी बल्कि सक्सेसफुल भी होंगी। मुझे अक्सर लोग बोल रहे थे बिलाल आपको एकदम रैंडमली गाड़ियों में इंटरेस्ट कहाँ से आ गया ना, आपने गाड़ियों के फर्स्ट इंप्रेशन देने शुरू कर दिए। तो उसकी रीज़न ये है कि भाई टेक्नोलॉजी गाड़ियों के अंदर मूव कर रही है, और हम लोग टेक्नोलॉजी वाले हैं। जिस तरफ टेक्नोलॉजी ज़्यादा इनोवेटिव लगेगी हम लोग तो उस तरफ जाएंगे, वो गाड़ियां हो। कल को अगर कोई इनोवेटिव टूथब्रश आ जाता है तो मैं अपने चैनल पे अनबॉक्स कर रहा हूँ, मैं पहले अनाउंस कर रहा हूँ, मेरा चैनल हरगिज मोबाइल फोन के रिलेटेड नहीं है। मुझे भी टेक्नोलॉजी का शौक है और मेरे ख्याल से होना भी गाड़ियों में तो हम वैसे भी इंजन वगैरह की ज्यादा बात करते ही नहीं है, हम बात ही करते हैं ज्यादातर टेक्नोलॉजी की बात, क्योंकि आगे जो गाड़ियां हैं आप देख लेना, यही वजह आप इंटरनेशनली भी देख लो, जितने भी टेक यूट्यूबर्स हैं वो गाड़ियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई गाड़ियां बन ही टेक्नोलॉजी का पार्ट गई हैं। इंजन तो अब निकल गए बीच में से, अब वो चीज़ तो ख़त्म हो गई कि मतलब आपकी गाड़ी स्टार्ट में क्या थी, अब तो ये है कि सॉफ्टवेयर अपडेट क्या आ रही है और क्या सिनेरियो है। अगली न्यूज़ जो आ रही है ये मेरे हिसाब से आज के एपिसोड की सबसे क्रेजी न्यूज़ है, और ये न्यूज़ है Redmi Note 10 सीरीज़ के रिलेटेड। लाइक ये सबको पता है कि Redmi Note 10 सीरीज़ करीब में ही कहीं पे आने वाली है, क्योंकि अगर आप उनके इंटरनेशनल टाइमलाइन की बात करते हैं तो उसको यहीं पर लॉन्च हो जाना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीरीज़ के अंदर टोटल 6 डिवाइसेस हो सकती हैं, और उनमें से 4 डिवाइसेस से 5 डिवाइसेस पाकिस्तान में लॉन्च हो सकती हैं। अब गेम ये है कि ये जो 6 डिवाइसेस हैं ये डिवाइड इस चीज़ में भी हुई हैं कि इनमें कुछ 5G वेरिएंट्स हैं और कुछ नॉन 5G वेरिएंट्स हैं। तो देखने में आएगा कि इनके एग्जैक्ट कौन से वेरिएंट्स पाकिस्तानी मार्केट में आते हैं। मॉडल्स कितने हैं ये?
यार मॉडल्स तो हमेशा ही नोट सीरीज के जो हैं वो बड़े सिंपल रहते हैं। आपको नोट सीरीज में टी मॉडल देखने को मिलता है, आपको नोट सीरीज में नॉर्मल मॉडल मिलता है, जैसे नोट 9 था, नोट 9T था, नोट 9S था और नोट 9 प्रो था। तो मॉडल्स तो यही 4 रहेंगे, लेकिन उनके अंदर फिर ये हो जाएगा ना कि लेट से नोट 9 प्रो का 5G मॉडल, नोट 9 प्रो का सादा मॉडल, तो वो जो है इसलिए लीक आ रही है कि 6 मॉडल्स टोटल आने वाले हैं। और इन फोन्स के रिलेटेड जो चीज़ लीक हो रही है वो ये है कि इनका जो बेस वेरिएंट है वो स्नैपड्रैगन 732 के साथ आएगा, और बेस वेरिएंट इनको कंसिडर किया जाता है, आई थिंक नोट 10S को ये बेस वेरिएंट रहेगा, और उससे नीचे जो है आपको शायद 720 देखने को मिले। तो जो नोट 9 था जिसके अंदर आपको प्रोसेसर मिल रहा था मीडियाटेक का, वहां पर अब स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आ जाएगा, तो वो भी एक काफ़ी बड़ी गेम होगी। और उसके बाद जब आप बात करते हैं नोट 9S वगैरह की, जहां पर स्नैपड्रैगन 720 था, वहां पर स्नैपड्रैगन 732G जो है वो एक्सपेक्टेड है, और जो परफॉर्मेंस है वो भी डेफिनेटली ऊपर जाएगी। और कहा यह जा रहा है कि इस बार रेडमी की तरफ से प्लान्स ये हैं कि हो सकता है आपको 108 मेगापिक्सल्स और 144 हर्ट्ज रेडमी नोट 10 सीरीज में देखने को मिल जाए, जो कि क्रेजी है, क्योंकि हमने 144 हर्ट्ज तो पोको पे देखा है, लेकिन जो 108 मेगापिक्सल वाली बात है ना, अगर वो आ जाता है तो भाई मुझे पता है वो क्वालिटी शायद उतनी बेहतर ना करे, लेकिन देखने में मतलब आपको एक मिड रेंज चीज मिल रहा है जिसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा है, तो भाई वो देखने में बड़ा क्रेजी लगने वाला है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं। यार डिजाइन मजेदार बात यह है कि अभी तक कोई लीक या रूमर सामने नहीं आया, और ये भी बड़े कम लीक्स हैं, और बड़ा मतलब रेडमी वो कंपनी है जिसके लीक्स आ जाते थे ना, मतलब आपको पूरा पूरा फोन आ जाता था, वीडियोस बन जाती थी, पता ही नहीं होता था। लेकिन इस बार तो भाई आवाज नहीं निकल रही, और ये भी जो खबरें हैं ना ये भी कंफर्म नहीं है, मतलब ये भी खबरें लीक्स हैं जो कि कोई यूट्यूबर बोल रहा है, या कोई मतलब आवाजें उठने लग जाती है ना मार्केट में। ऑब्वियसली जब कोई भी कंपनी अगर बड़े लेवल पे कोई फोन प्लान कर रही है तो उन्हें मार्केट से ऑर्डर करना है स्नैपड्रैगन 732G, तो उसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 732G आएगा, लेकिन एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। उम्मीद है कि 4 मॉडल्स आएंगे, उनमें 5G और नॉन 5G वेरिएंट्स होंगे। स्नैपड्रैगन 732G जो है वो इसके बेसिक चिपसेट होगा, मतलब प्रो में भी वही आएगा, एस में भी वही आएगा, और उसके अलावा 108 मेगापिक्सल कैमरा और 144 हर्ट्ज हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे फीचर जो है ना डिवाइडेड होंगे, प्रो में सब कुछ होगा, एस में थोड़ा सा कम होगा, फिर नोट 10 में बिल्कुल मतलब मिडरकर हो जाएगा, और उसके बाद नोट 10T भी आने हैं। तो देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी तो पहले चाइना में आएगा, फिर कहीं पाकिस्तान में आएगा, देखते हैं कब तक आता है। अगली न्यूज जो आ रही है वो रियलमी की तरफ से आ रही है, जहां पर रियलमी ने अपना V11 5G, बाय द वे मैं अपनी गर्दन को खारिज कर रहा हूँ, मुझे लगता है माइक हिल गया होना है, लेकिन रियलमी ने अपना V11 5G फोन जो है वो डायमेंसिटी 700 के साथ लॉन्च कर दिया। डायमेंसिटी 700 सबसे सस्ता प्रोसेसर है किसी भी कंपनी की तरफ से जो 5G सपोर्ट करता है, और ऑब्वियसली अगर सस्ते की बात आ रही है तो लो रेंज में मीडियाटेक बहुत अच्छी गेम बना के बैठा हुआ है। तो डायमेंसिटी 700 मीडियाटेक की तरफ से, और इस साल उम्मीद है कि ये फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में भी आएगा। और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस साल रियलमी प्लान ये कर रही है कि इवन मिड रेंज फोन्स जो हैं वो 5G में लॉन्च किए जाएं पाकिस्तानी मार्केट में। मुझे नहीं पता कि लोग उसको किस तरह से लेंगे, लाइक मुझे आप लोग बताएं कि क्या आपको 5G फ़ोन अगर 2-3 हज़ार रुपया महंगा मिले तो क्या आप उसको परचेस कर लेंगे, या आप कहेंगे भाई कि मुझे 4G दे दो? क्योंकि 4G फोन्स के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वही बात है जो पहले मैंने बताई है कि 4G फोन्स के जो चिपसेट्स हैं उनकी बहुत शॉर्टेज है। तो अब नई चिप्स जो बन रही हैं वो 5G हैं, तो इवन मिड रेंज जो फोन्स आ रहे हैं वो अब आगे 5G में ही आएंगे। यार अगली न्यूज़ बड़ी मज़ेदार किस्म की न्यूज़ है, जहां पर लाहौर में एक और टिकटॉकर को पकड़ लिया गया है, क्योंकि भाई इलीगल वेपन्स की वीडियोस अपलोड कर रहे थे टिकटॉक पे। टिकटॉक में पता नहीं ये क्या सिनेरियो है कि ऐसी वीडियोस जहां पर आप किसी भी चीज की शौकी मार रहे हो ना, वेपन्स तो चलो और चीज है ना, आप मोबाइल की शौकी मार रहे हो, आपने कोई नई गाड़ी ली है तो आप स्लो मोशन में दरवाजा ऐसे खोलते हो तो वो वायरल हो जाती है, तो उसकी वजह से लोग बनाते रहते हैं ना, तो फिर वो कोई गन के साथ वीडियो बना देते हैं कि काका नशियाँ से लगता है, और बाद में पता लगता है कि पुलिस वाले आके नशा उतार रहे होते हैं। तो किसी भाई के नशा उतर गया होगा इस टाइम तक, और पुलिस ने उठा लिया है उनको, क्योंकि लीगल वेपन की जो वीडियो है वो अपलोड की थी। पहले तो ये फेसबुक वगैरह पे करते थे ना पुलिस, वहां से देखती थी, ट्रैक कर लेते थे, अब ये टिकटॉक पे भी ध्यान है। यार पता लग जाता है, मतलब पुलिस के पास बड़े तरीकेकार होते हैं, अगर उन्हें करना हो ना तो उनके पास बहुत तरीके होते हैं, और वो पकड़ भी लेते हैं। और अच्छी बात है कि ये एक्टिवली किया जा रहा है, क्योंकि लोग ना पता नहीं बेवजह मतलब कोई लड़ाई होती भी नहीं है, वही अपने आप से शौके हुए होते हैं, फिर 2 बंदों की लड़ाई हो जाती है, फिर पता लगता है किसी ने मार दिया। तो उससे बेहतर है कि ये
पहले ही इनको पकड़ के ना ज़रा ठिकाने लगाया जाए, और इस तरह खबरों में भी ये आए, हम लोग भी इसको शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे कि भाई अगर ये हरकत करोगे तो पकड़े जा सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है भाई वो स्काइप की तरफ से आ रही है, जहां पर स्काइप का जो एंड्रॉयड वर्जन है उसकी अपडेट के अंदर फाइनली आपको बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिल गया है। स्काइप के आईफोन वाले वर्जन के अंदर आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलता था, मतलब आप मीटिंग में बैठे हुए हो तो आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू जो बैकग्राउंड है वो ब्लर कर देता था स्काइप, लेकिन ये आईफोन के अंदर था। और हमेशा वो होता है ना, आईफोन यूजर अपने आप को प्रीमियम समझते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि अक्सर फीचर कंपनीज पहले आईफोन पे लॉन्च कर देती हैं, क्योंकि आईफोन थोड़े हैं तो उनमें सॉफ्टवेयर को लॉन्च करना जरा आसान रहता है। एंड्रॉइड पे लॉन्च करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी डिवाइसेस पे आप तो हमेशा आईफोन में पहले फीचर आ जाता है, और यही वजह है कि आईफोन यूजर अपने आप को किसी हद तक प्रीमियम यूजर समझते हैं कि भाई हमारे पास तो फीचर पहले आ गया है। इंस्टाग्राम का भी यही सिनेरियो है, बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें भी यही रहता है, और अब स्काइप में भी यही हुआ है कि स्काइप में अब जाकर जो एंड्रॉइड वर्जन है उसमें भी आपको बैकग्राउंड ब्लर मिल रहा है, जो कि iOS वर्जन पे काफी पहले से अवेलेबल था। इस चैनल के ऊपर अगर मैं या कोई भी मेरा बॉय ये कहे ना कि बिलाल भाई की वीडियो लीक हो गई है, तो जनरली आप लोग सोचोगे कि मेरी वीडियो लीक हुई है, लेकिन हमारे पास एक और बिलाल भाई हैं जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बिलाल सईद साहब, उनकी वीडियो लीक हुई है। हाँ, ये पिछले दिनों कुछ चल रही थी बात इस पे। यार मुझे पहले तो ये बताओ कि किस तरह के फालतू नेबर्स हैं जो आपको रिकॉर्ड करके आपकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लाइक मतलब ठीक है घर के बाहर हो रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनने कुछ अनएथिकल किया है, आप कर सकते हो। लाइक ये नहीं है कि इलीगल नहीं है, अनएथिकल जरूर है, अनएथिकल है, इलीगल नहीं है। मतलब अगर आप अपने घर से बाहर लड़ रहे हो ना तो कोई भी बंदा रिकॉर्ड कर सकता है, आप पब्लिक प्रॉपर्टी पे लड़ रहे हो, लेकिन आप मतलब सोचो ना, आप अपने हिसाब से सोचें। मतलब मुझे नहीं लगता कि जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ कि अगर मेरी कभी लड़ाई हो रही हो तो मेरा नेबर खड़ा होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हो और फिर अपलोड भी हो जाए। तो बर्गर सोसाइटी भी होती है। हाँ, क्योंकि ये वीडियो भी ऊपर वाले फ्लोर से रिकॉर्डेड है, ये ऐसे रिकॉर्ड हुई है, तो मतलब वो जहमत नहीं की उन्होंने आने। हाँ, और कुछ ये भी होता है ना, ये जो नई सोसाइटीज बन रही हैं उसमें सारे नए घर बने होते हैं। हम लोग मतलब जो पुरानी सोसाइटीज में रह रहे हैं उनका बड़ा रिलेशनशिप होता है सोसाइटीज के अंदर। नई सोसाइटी में आप जाते हो, अभी आप नए हो, आप हाँ, इतना जानते नहीं हो एक दूसरे को, तो वहां पे हरकतें हो जाती हैं। खैर हमेशा से मतलब इस पे मसला जरूर उठा, और मुझे भी बड़ा अजीब लगा जब मैंने वो वीडियो देखी कि वो फीमेल को हिट कर रहे थे और वो सारा कुछ। लेकिन जब मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई कि दैट इज देयर पर्सनल मैटर, मतलब उनकी फैमिली का मसला है, और दूसरी पार्टी जिसके साथ लड़ाई हुई है उसकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, कुछ ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हो कि भाई हमारे साथ ज्यादती हुई है कुछ, तो आई बिलीव कि उस पॉइंट पर इसको छोड़ देना चाहिए था। लाइक हमें किसी के घरेलू मामलात को इंटरनेट पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वो सिंगर हो, वो टिकटॉकर हो, वो यूट्यूबर हो, वो कोई भी हो, वो काम के लिए जो भी करता है उसके पर्सनल मामलात जो वो खुद शेयर नहीं करना चाह रहा उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि पूरी जो कौम है ना उसमें अजीब सी एक आदत है कि वो हर बंदे दूसरे के मामलात में घुसने की कोशिश करती है। तो यही वजह है कि इवन ये ट्विटर ट्रेंड पे गया हुआ था। लाइक इमेजिन कि अब पाकिस्तान की इमेज खराब कर रहे हो इस तरह की चीज़ों को ट्रेंड में लेके जाके, और आई जस्ट डोंट नो, लेकिन इस तरह की वीडियोस जब भी आती हैं वायरल हो जाती हैं भाई। ओके भाई, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी खुशहाल न्यूज़ है। उसकी रीज़न ये है कि नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आर्टिफिशियल हार्ट के रिलेटेड। भाई जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, कुछ टाइम तक मुझे लगता है हमारी बाजुएं भी लोहे की बनी होनी है और हमने फुल फ्लैग जो है ना वो बायोनिक वाली साइड पे चले जाना है। हर चीज़ हमारी आधा इंसान होना है, आधा रोबोट होना है। लेकिन जो आर्टिफिशियल हार्ट है वो ऑफिशियली पहली दफ़ा कमर्शियली अवेलेबल होने जा रहा है। कमर्शियली का मतलब ये है कि अब ये पेशेंट्स में लग सकेगा, और आई थिंक एक फ्रेंच कंपनी है जिसने इसके ऊपर रिसर्च की है, और कार्मट आई थिंक नाम है इनका, लेकिन फ्रेंच कंपनी है तो इनका नाम कार्मैट हो सकता है। लेकिन गेम ये है कि ये जो हार्ट है ये उस टाइम के लिए बनाया जा रहा है कि अगर कोई बंदा जिसका हार्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा तो उसको आर्टिफिशियली ये हार्ट लगा दिया जाए और बाद में वो एक वेटिंग लिस्ट पे चला जाए कि उसको दूसरा डोनेशन जो है वो आ जाए, और उसके बाद उसको एक्चुअल इसका टाइम पीरियड होगा कोई? हाँ, इसका टाइम पीरियड है। अभी स्टार्टिंग के लिए इस हार्ट को जो है वो उन लोगों में लगाया जा रहा है जिनमें आर्टिफिशियली ये लगेगा, लेकिन इवेंचुअली हम साइंटिस्ट की यही सोच है कि इसको ऐसा बना दिया जाए कि अगर किसी बंदे का हार्ट नहीं काम कर रहा तो उसको आर्टिफिशियल हार्ट लग सके और वो पूरी ज़िंदगी उसको यूज़ कर सके। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उससे सबसे ज़्यादा लोग मेरे ख्याल से मरते हैं। मतलब आपको कभी अगर खबर आती है ना कि किसी बंदे को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है तो साथ यही होता है कि हार्ट अटैक आया है।
तो उस हिसाब से आई बिलीव कि ये पाकिस्तान के अंदर भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ बन सकती है। अभी तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल ट्रायल फेजेस के अंदर है और फ्रेंच कंपनी ने बनाया है, इसकी जो एफिकेसी है वो भी चेक होनी है, लेकिन एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही हैं चीज़ें, और अगर ये आ जाता है तो काफ़ी लोगों की जानें बच सकती हैं। वेल अभी मैं कल की वीडियो में ही बात कर रहा था, कल वाली नहीं आज वाली, क्योंकि मोटरोला की वीडियो आज लगनी है। मैं उसमें बात कर रहा था कि सैमसंग ने अपना जो Z Fold 2 है वो रिसेंटली लॉन्च किया है नोट सीरीज़ के साथ, और अब खबर आ रही है कि फाइनली जो इनकी फोल्ड सीरीज़ है उसमें 2 नए इटरेशन आ रहे हैं। तो आपको फोल्ड 3 और सैमसंग का जो फ्लिप 3 है ये दोनों मिल जाएंगे। फ्लिप जो है वो सैमसंग का मतलब नॉर्मल क्लैम शेल वाला डिज़ाइन है, और फोल्ड जो है वो टैबलेट वाला डिज़ाइन है जो बंद होकर नॉर्मल फ़ोन बन जाता है। तो ये दोनों जो है ये 5 महीने के अंदर लॉन्च होने वाले हैं, और सपोजली आई थिंक जो सैमसंग का नोट लाइनअप है उसके करीब कहीं पर लॉन्च होंगे, क्योंकि एस लाइनअप आ गया है, 6 महीने बाद हमेशा दूसरा लाइनअप आता है। तो आई बिलीव कि जो नोट सीरीज़ है उसके साथ ही आपको Z Flip 3 और Z Fold 3 ये दोनों देखने को मिल जाएंगे। और ये दोनों फ़ोन्स जो हैं इनके अंदर अब जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो काफ़ी हद तक वैसी हो जाएगी जिस तरह आपको S21 अल्ट्रा पे देखने को मिल रही है, यानी कि ये जो कैमरा डिज़ाइन है इतना बड़ा सारा, यही आपको Z Fold 2 और Z Fold 3 पे देखने को मिलेगा। Z Fold 2 में जो डिज़ाइन था कैमरा सेटअप का वो नोट सीरीज़ वाला था। तो देखते हैं इस तरह क्या बनता है, लेकिन फाइनली जो खबरें हैं वो सामने आने लग गई हैं। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सैमसंग अब इसको प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेकर जा रही है। पहली चीज़ तो ये है कि अब फोल्ड सीरीज़ के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो सैमसंग अब ज़रा अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रही है, तभी वो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रही है। इसमें अब पेन की सपोर्ट आ जाएगी, तो अब टैबलेट होगा जिसके ऊपर आप पेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो नोट वाली फैसिलिटीज इसमें आ जाएंगी, नोट वाली फैसिलिटीज आ जाएंगी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर पेन की सपोर्ट दी जा रही है तो ये फ़ोन पहले तो इतने ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाते थे कि नाखून भी नहीं आप लगा सकते थे, तो अब अगर पेन की सपोर्ट दे रहे हैं तो इसका जो प्रेशर बर्दाश्त करने की सारी कैपेसिटी है वो बढ़ाई होगी सैमसंग ने, तभी पेन की सपोर्ट दे रहे हैं ना, वरना तो एक दफ़ा आपने पेन फेरा और वो निशान पड़ जाना था। तो वो चीज़ भी आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर जो कैमरा सेटअप्स हैं वो भी आपको फ्लैगशिप ग्रेड के देखने को मिलेंगे। तो आपको वही 108 मेगापिक्सल और वो सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि सैमसंग वापस जा रही है प्लास्टिक की तरफ। सैमसंग ने अपनी फोल्ड 2 सीरीज़ के अंदर अल्ट्रा थिन ग्लास का यूज़ किया था, जो कि एक बहुत अच्छा आइडिया लगा था, क्योंकि जो ग्लास होता है उस पर स्क्रैच कम पड़ते हैं। लेकिन आई डोंट नो क्यों सैमसंग वापस प्लास्टिक की तरफ जा रही है। शायद हो सकता है कि उन्होंने प्लास्टिक को बेहतर बना लिया हो या कुछ ऐसा हो, लेकिन अभी ये सब कुछ लीक्स और रूमर्स हैं। आइस यूनिवर्स की तरफ से खबर आई है, तो देखते हैं कि ये स्टोरी किस तरह अनफोल्ड करती है। लेकिन अभी की खबर ये है कि अगले 5 महीने के अंदर हमें Z Flip 3 और Z Fold 3 जो है वो देखने को मिल सकते हैं। बिलाल भाई आखिरी खबर ओप्पो की है, निकाल दें ज़रा, उसके पे भी बात कर लें थोड़ी सी। ओप्पो के F19 के रिलेटेड और F19 Pro के रिलेटेड खबरें आ रही हैं कि वो अगले महीने लॉन्च हो सकते हैं, और होपफुली जो मार्केट्स हैं उनके अंदर इंडिया शायद पहली मार्केट हो जहाँ पर F19 सीरीज़ जो है वो लॉन्च हो। और F19 सीरीज़ के अंदर जो चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं वो ये हैं कि F17 वाले ही पावर में आएगा, आपको चार्जिंग भी ऑलमोस्ट वही मिलेगी। जो इसका मेन हाईलाइट रहने वाला है वो इसकी ऑप्टिकल जूम रहने वाली है। अब आपको मिड रेंज के अंदर एक ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा देखने को मिलेगा। ये कोई बहुत अजीब चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने Realme के X3 सुपर जूम के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में भी देखा है कि उन्होंने 5x ऑप्टिकल जूम दी थी। तो हो सकता है कि अब वो F19 Pro के अंदर वही जो टेक्नोलॉजी है वो ले आए, क्योंकि Realme, Oppo, Vivo ये सारे फीचर्स जगल ही करते रहते हैं। तो 2 फ़ोन्स जो हैं वो अगले महीने लॉन्च होने हैं, जिनमें F19 है और F19 Pro है। पाकिस्तानी मार्केट हमेशा ही थोड़ी पीछे रहती है ओप्पो के अंदर, तो होपफुली अगर अगले महीने लॉन्च होगा इंडिया में तो पाकिस्तान के अंदर ये अगले 2 महीने के अंदर आ रहा होगा। और पाकिस्तान में ओप्पो की मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है एज फार एज द F सीरीज इज कंसर्न। लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं ओप्पो की F सीरीज हो, वीवो की V सीरीज लोग कैमरा को लाइक करते हैं ना ज़्यादा, तो हाँ ओप्पो के कैमरास हमेशा से अच्छे रहे हैं, तो उसकी गेम वो चिटा चिटा से कर देता है ना। तो वही जो आपका मसला था आज वीडियो के स्टार्ट में कि ब्राइट करें, तो वो ब्राइट कर देता है। तो वैसे भी ओप्पो के ब्यूटी मोड्स काफ़ी अच्छे हैं, और अब आप ओप्पो का मजाक नहीं बना सकते, क्योंकि इवन जो एप्पल का आईफोन है वो भी स्किन को थोड़ा स्मूथ करता है। तो उस हिसाब से वो स्टार्ट में मजाक बनता था, तब तो ये बहुत ज़्यादा कर देता था ना, बिल्कुल अननेचुरल लगता था ना। अब तो इनका AI मोड्स हैं और बड़ा मतलब नेचुरल लुक देता है, आपको वाकई अच्छा खूबसूरत बना देता है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तक की जो खबर है वो F19 सीरीज के अंदर जो मेन हाईलाइट है वो ऑप्टिकल जूम रहने वाली है, और हो सकता है कि 10x ऑप्टिकल जूम आपको देखने को मिल जाए, जो कि एक पहली बार होगा, लेकिन ऑप्टिकल जूम हम पहले भी देख चुके हैं। तो दैट वाज इट फॉर दिस एपिसोड। आई होप ये एपिसोड आपने एंड तक देखा होगा। असद साहब एंडिंग के लिए कोई बात डाल दें आज।
जो कमेंट किया जाए, क्योंकि असद चिकना कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। असद का लैपटॉप, ये लिखें कमेंट्स में जाके। लोग परेशान हो जाएंगे, ये चैनल कर क्या रहा है। बस परेशान ही रखना है हमने सबको। आई होप आपको ये जो वीडियो पसंद आई होगी। जो मेन चैनल की वीडियो है वो भी आज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी अपलोड हो जाएगी। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस पर हम क्या बेहतर बना सकते हैं। जो इसके शॉर्ट वीडियोस है वो भी अपलोड होनी स्टार्ट उसके बारे में भी बताएं आप। तो वो भी जो है वो लग चुकी हैं, नया चैनल बन चुका है उनका भी। तो ये सारे जो खबरें हैं सिंगल खबर के तौर पे भी अपलोड हो रही है। तो अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते वो भी है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो टाइम स्टैम्प्स है वो भी देखने को मिल जाएंगी। इस चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी एंड साइडिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।